अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। तो आज मैं 8 महीने बाद नींद से उठकर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें बात करूँगा कफ बैनर थे के कुछ डिटेल्स के बारे में जो कि शायद आपने मिस कर दी हो। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलें शुरू करते हैं। तो पहले पॉइंट की बात करें तो मूवी के स्टार्ट में हमें पो का एक इंट्रो मिलता है जिसमें वो चाँद में बैठते हुए दिखता है और हम देखते हैं कि उस पूरे चाँद पे और नीचे ड्रीम वर्क्स पे वैसा ही ग्लो आता है जैसे कि हमेशा पूरी मूवी में चीज़ यूज़ करते हुए एक ग्लो हमें देखने को मिलता है। बट उसके बाद हम वो जो पूरा फ्रेम देख रहे होते हैं वो एक लिफ्ट में चेंज होकर ट्रांजिशन करता है और उसके बिल्कुल बाद ही हमें स्पिरिट रैम पहली मर्तबा देखने को मिलता है। अब ये बात मैं यहाँ क्यों छड़ी है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अब वही हम स्पिरिट रैम जैसे ही जाते हैं हमें वहाँ पर यिन एंड यांग देखने को मिलता है, जिसमें यिन पर अगर गौर किया जाए तो वहाँ उसके पत्थर पर ग्रीन कलर का टेक्सचर देखने को मिलता है जो कि हमें सीधा सीधा काय के साथ कनेक्ट करता है। और वहीं पर अगर हम यांग की बात करें तो वो हमें सीधा सीधा मास्टर उगवे के साथ कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो मास्टर उगवे की चीख के साथ ही ग्लो कर रहा है। अब वहीं पर अगर ज़रा सा गौर किया जाए तो वहीं पर वही लीव्स जा रही हैं जिसके साथ कि पोक का ट्रांजिशन हुई थी, और हम देखते हैं कि वो लीव्स उसके ऊपर कवर कर रही है, यानी कि हमें पहले ही बता दिया गया था कि स्पिरिट रैम में हमें ये तीनों ही देखने को मिलेंगे। अब उस अगले पॉइंट की बात करें तो उगवे को छोड़कर बाकी हर जगह ग्रीन टेक्सचर है, जो कि ये साबित करता है कि काय ने वाकई में उगवे को छोड़कर बाकी वहाँ पर हर मास्टर की चीज़ को कब्जा कर लिया है सिवाय उगवे के। यही वजह है कि वहाँ पर अब किसी भी जगह पर कहीं भी येलो कलर का टेक्सचर या फिर ग्लोनेस नज़र नहीं आ रही। इस अगले पॉइंट की बात करें तो मैं हैरान हो रहा हूँ यार कि जो उगवे है वो स्पीड रैम में बैठा हुआ है और वहाँ भी उसको मुकम्मल तौर पर इनर पीस नहीं मिल रहा यार, क्या है। अब वहीं पर हम शिफू और पो की बात करें तो वो हकीकी दुनिया में है। मैं सोच रहा हूँ अगर इसको यहाँ पर स्पीड रैम में बैठे हुए इसको नहीं मिल रहा तो वो जो पो है और शिफू है उसको वहाँ पर इनर पीस कैसे मिलेगा। बट मजाक के अलावा अगर बात की जाए तो इनर पीस ये नहीं कि आप भाई कितने आराम से इनर पीस बोल सकते हो, बल्कि इनर पीस ये है कि आप हर मुश्किल को कितनी आसानी से और सुकून के साथ मैनेज कर सकते हो। जैसे कि हमें इसका सबूत उगवे ने खुद ही वहीं पर दिखा दिया बैठे बैठे ही, जब उसने काय के हथियार को इस कदर आसानी से रोक लिया। मीन्स कि ये साबित करता है कि उगवे के अंदर किस कदर पीस है, इनर पीस उसमें किस कदर भरा हुआ है, बल्कि उसको फिलहाल कोई टेंशन नहीं है। इवन कि जब उगवे काय से हार गया था तब भी उसको बिल्कुल भी कोई डर नहीं था है, कोई मसला नहीं था है। वो सुकून से हंसते हुए मतलब वो हंसते हुए वहाँ पर ख़त्म हुआ जो कि ये साबित करता है कि उगवे के अंदर किस कदर इनर पीस है। उस अगले पॉइंट की बात करें तो जब हम पो को टीचिंग करते हुए देखते हैं तो उसके बाद फ्यूरियस 5 जब वहाँ से मार खाकर आ रहे होते हैं तो हम टाइगर्स की कान पर आग लगी हुई देखते हैं, जो कि हमें सीधे सीधे पार्ट 1 की याद दिलाता है जब पो पहली बार ट्रेनिंग करने के लिए जाता है और वापसी आते हुए उसके सर पर आग लगी होती है। बस यहाँ फ़र्क ये है कि वहाँ पर शिफू उसकी आग बुझाता है और यहाँ पर भी पो उसकी आग बुझाने लगता है, बट उससे पहले ही टाइगर उसके हाथ को रोक देती है और खुद उसको आग बुझाती है, जो कि काफ़ी मज़े की डिटेल थी, काफ़ी मज़े का एक ईस्टर एग था। उससे अगले पॉइंट की बात करें तो जब हम पो को नहाते हुए देखते हैं तो उसके कुछ देर बाद एक फ्रेम में हम राइट साइड पर एक फ़ोटो देखते हैं जो कि बहुत ही क्यूट है, क्योंकि हम उसके अंदर पो को और फ्यूरियस 5 को इकट्ठे देखते हैं खेलते हुए, क्योंकि बहुत ही क्यूट सी एक डिटेल थी। और उससे अगले पॉइंट की बात करें तो जब हम पो के फादर को फ्लाइंग राइनो का सूट पहने हुए देखते हैं और जब वो उसको मुकम्मल तौर पर ओपन करता है तो हम वहाँ पर उसकी जो पड़ है उसके ऊपर स्क्रैचेस देख सकते हैं, जो कि ये साबित करता है कि ये सूट वाकई में बहुत सी जगहों में इस्तेमाल हो चुका है, तभी इस पर इतनी ज़्यादा स्क्रैचेस पड़े हुए हैं। और ये काफ़ी ही मज़े की डिटेल थी और इन्होंने कुछ देर के लिए ही दिखाई, लेकिन उन्होंने इसके अंदर ये डिटेल शामिल की। एंड उससे अगले पार्ट में हम देखते हैं व्हाट व्हाट इसने इतनी आसानी से तलवार पकड़ी कैसे हुई है यार। लास्ट टाइम मैंने इसको देखा था तो इसने बस देखने पर ही इसको काट लग गया था उंगली पर, वो इतनी आसानी से घुमा रहा है यार। ओ भाई तेरी गर्दन कट जाएगी, तेरे बाप की गर्दन कट जाएगी, तो कुछ देर पहले इसको देखा यार, कोई शर्म कर भाई। खैर इसको इसके हाथ में छोड़कर अगर हम आगे निकलते हैं तो वहाँ पर हम पहली बार एक क्रोकोडाइल की फ़ोटो देखते हैं, जो कि शायद वही है जो कि टाइगर्स के साथ लास्ट फाइट पर लड़ते हुए हमें दिखता है। अब उसे अगले पॉइंट की बात करें तो जब पो फाइट करते हुए अपने घर पहुंचता है तो वहाँ पर एक फ़ोटो देखते हैं जहाँ पे फ्यूरियस 5 बने हुए हैं, और ये बिल्कुल वही सीन है जो कि पार्ट 1 में पो के ख्वाब दिखाते हुए हमें एक सीन दिखा था। बस यहाँ फ़र्क ये है कि यहाँ पर बस पो को माइनस कर दिया गया है। आगे हम देखते हैं कि शिफू हर किसी के साथ काफ़ी फ्रैंक हो रहा है, इवन फ्यूरियस 5 के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक हो रहा है। वहीं पर हम कफ पैंडा 1 की बात करें तो वहाँ पर शिफू कभी किसी के साथ भी फ्रैंक नहीं था होता, इवन के मास्टर उगवे के साथ भी फ्रैंक नहीं था होता। फ्यूरियस 5 तो दूर की बात है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है जो कि है पो, क्योंकि उगवे ने पार्ट 1 में कहा था कि वो जिस किसी को भी ड्रैगन वॉली चुनेगा वो सिर्फ वैली के अंदर पीस नहीं लाएगा बल्कि वो शिफू के दिल में भी पीस लाएगा। Now know this, old friend. Whomever I choose will not only bring peace to the valley, but also to you. यही वजह है कि अब शिफू जो है हर किसी के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक हो रहा होता है। अब उससे अगले पॉइंट की बात करें तो मैं दोबारा यही कहूँगा, वेट। अभी कुछ देर पहले यहाँ कोई रस्सी नहीं थी, फिर अचानक कहाँ से निकल आई। ओ भाई हाँ मैं जानता हूँ यार सही है कि भाई वैसे ना वो सीढ़ियों वाला जो एक जोक है उसका मज़ा नहीं था आना है, उसका फील नहीं थी आनी है, लेकिन यार
बिल्कुल वहीं पे खड़े-खड़े वो सी रस्सी आई कहाँ से यार? तुम ऐसे भी कर सकते थे तुम लोग कि एक साइड पर जाके छुपा देते, वो जाकर वहाँ से पकड़ लेता, निकालता, ठीक है? वो एक सीन समझ में आता है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही ऑब्वियस हो गया यार कि वहाँ खड़े थे, वहाँ कोई रस्सी नहीं थी या फिर अचानक ही रस्सी आ गई, ऊपर से लटकी हुई रस्सी नीचे तक आ गई है। अजीब नहीं लगा काफ़ी ज़्यादा? उससे आगे हम देखते हैं कि 2 बच्चे पतंग उड़ा रहे होते हैं, उनमें से एक बच्चे की पतंग के ऊपर एक लड़की, बच्ची छोटी-सी लटक रही होती है। मैं कहा ओ भाई क्या करना है तुम लोगों ने? अगर वो बच्चा उस पतंग को छोड़ दिया ना, उसकी माँ देख भी माँ उसकी ना हो, वो औरत वहाँ खड़ी है, वो देख भी रही है। यार उसने वो पतंग छोड़ दी ना तो अल्लाह हाफ़िज़ है, बाय-बाय है, बस बात खत्म, अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, गुड बाय गया। इतना ही होगा वहाँ पर बस। उस अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे एक सीन आता है जहाँ पर पो सबको कह रहा था कि तुम सबको ग्रीन बना दिया गया है सिवाय मैंटिस के, वो पहले से ही ग्रीन था। तो ये हमें सीधा-सीधा पार्ट 1 के साथ कनेक्ट करता है क्योंकि वहाँ भी जब पो पहली बार फ्यूरियस 5 के साथ मिलता है, तो वहाँ पर भी मैंटिस को यही कहता है कि यहाँ पर सब बड़े हैं सिवाय मैंटिस के, वो तकरीबन उतना ही है। Whoa! The Furious Five. You're so much bigger than your action figures. Except for you, Mantis. You're about the same. तो ये बहुत ही एक अच्छा और मज़े का कनेक्शन था। अब उसे अगले पॉइंट की बात करें तो जब वो काय को स्पेस ट्रैवल में वापस ले जाता है तो वहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि हर जगह ग्रीन कलर है जो कि काय की वजह से है और वहाँ पर पो के ऊपर बिल्कुल भी ग्लो नहीं आ रहा उगवे के लास्ट मोमेंट की तरह, जो कि साबित करता है कि पो इस टाइम काय के आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे भाई और बहनों बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। मसला यहाँ पर यह है कि पो अपनी चीज़ को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा है, उसके पास उसका एक्सेस नहीं है, ना वो यूज़ कर पा रहा है, ना उसको कोई आइडिया है, ना उसको अपनी चीज़ पर इतना ज़्यादा यकीन है। यही वजह है कि पो इतनी जल्दी काय के सामने हार जाता है, कम से कम जितना मुझे लगता है उसके मुताबिक। खैर इसके अगले पॉइंट की बात करें तो अब हम पो को ग्लो करता हुआ देख सकते हैं, बस उसको काय की पावर ने कवर किया हुआ है। लेकिन जैसे ही पो उस शील्ड को तोड़ता है तो हम देखते हैं कि कुछ ही सेकंड्स में पूरे स्पीड ट्रैवल में येलो कलर फैल जाता है और ग्रीन कलर मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है। और जैसे ही वो येलो कलर काय के ऊपर पड़ता है तो काय की भी ग्लोनेस मुकम्मल तौर पर खत्म होने लग जाती है और वो मुकम्मल तौर पर ग्लो करना बंद कर देता है। खैर उससे अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर हमें पो के पीछे एक घर दिखता है और उसके साथ सीढ़ियाँ भी कनेक्ट होती हैं और उसके साथ एक पूरा रोड भी बन जाता है उसके लिए, एक पूरा रास्ता बनता है उसके लिए, जो कि मेरे ख्याल से इसलिए है कि स्पीड ट्रैवल में हर शख्स के लिए एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर उसे रहना पसंद हो। लाइक उगवे को दरख्त के पास रहना पसंद था तो उसके लिए वो दरख्त था, जब भी वो जहाँ मिलता वहाँ पर उसके बाद दरख्त होता था। उसी तरह पो के साथ भी ऐसा है। अब हो सकता है कि इसके बारे में आगे जाकर हमें दिखाया जाए कि ये कौन सी जगह है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल ये अभी तक हमें जगह ये दिखाई गई है। अब उससे अगले पॉइंट में हम पो के ड्रैगन को बोथ साइड्स ऑफ यिन एंड यांग बनता हुआ देखते हैं, जो कि पहले हमें जितनी बार भी देखने को मिला है तो पो उसमें से सिर्फ एक साइड ही होता था, यानी कि अब जो पो है वो यिन एंड यांग की बोथ साइड्स बन चुका है, जिसके बाद में उगवे कंफर्म भी करता है। Like them both. That is why I chose you, Poe. Both sides of the yin and yang. And my true successor. अब इसे आगे हम देखते हैं कि उगवे अपनी स्टिक पो को दे रहा होता है और पो आगे से मना कर रहा होता है, तो उगवे कहता है कि पकड़ लो, मेरे पास इससे बड़ी वाली है। I have a bigger one. और इसका सबूत हमें वीडियो के लास्ट पर एंड क्रेडिट्स के बाद कुछ ही फ्रेम्स में मिलता है, जहाँ पर हमें उगवे की तस्वीर दिखाई जाती है और वहाँ पर एक बड़ी सी स्टिक पकड़े बैठा होता है, जो कि कंफर्म करता है कि हाँ यार वाकई में उगवे के पास उससे बड़ी वाली स्टिक थी। अब उससे अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर हर कोई चीज़ यूज़ कर रहा है सिवाय उनके जो ड्रम्स बजा रहे थे, और उनको साइड पे किया जाए तो वहाँ पर एक वाइपर है जो है वो अपनी टेल के साथ ची को यूज़ कर रही थी, जो कि काइंड ऑफ वेट है बट ऑब्वियस है यार, फैक्ट है क्या कर सकते हैं हम। उसके अगले पॉइंट पे हम एंड क्रेडिट्स के अंदर उसके फादर को देखते हैं कि वो बच्चों को खाना खिला रहा होता है, जो कि कंफर्मली वही सीन है जहाँ बच्चे उसके किचन में जाकर तबाही मचा रहे होते हैं। एंड आई थिंक एंड क्रेडिट्स के अंदर कुछ मूवी के डिलीटेड सीन भी डाले हुए हैं, क्योंकि वहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि पैंडा काय के सामने खड़ा हुआ है और उसने शेफू की स्टिक पकड़ी हुई है और उसके पीछे केप भी बना हुआ है, जो कि केप की बात की जाए तो काय को हराने के बाद ही बना था, उससे पहले नहीं था। और शेफू की जो स्टिक है उसकी तो बात ही नहीं की जा सकती क्योंकि वहाँ पर था ही नहीं। तो हो सकता है कि कॉन्सेप्ट हो ये जो उन्होंने यूज़ ना किया हो, लेकिन उन्होंने एंड क्रेडिट्स में इसको दिखा दिया हो। उसके अलावा एंड क्रेडिट्स के अंदर हमें वाइपर को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जो कि मूवी के अंदर नहीं था और आई थिंक एक डिलीट सीन था जो उन्होंने उसके अंदर डाल दिया। एंड दैट्स इट। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगली वीडियो में। मैं आगे कहूँ पैरा 4 के ट्रेलर की कुछ डिटेल्स शेयर करूँगा, जो कि अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आगे कहूँ पैरा 4 की मूवी तो आ ही रही है तो उसकी भी डिटेल्स इंशाल्लाह आएंगी ही आएंगी। इसके अलावा अगर आप कहूँ पैरा 1 की कुछ डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप लेफ्ट साइड वाली वीडियो क्लिक करें, और अगर आप कहूँ पैरा 2 की डिटेल्स जानना चाहते हैं तो राइट साइड वाली वीडियो पर क्लिक करें। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।